नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग मृत्युतर काल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के बाद का काल यानी शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मृत्युतर काल के बाद कैसे कमज़ोर शासक हुए, जिसके कारण कुछ विदेशी आक्रमणकर्ताओं को यहाँ पे आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण हुए, जो भारत में आए, कुछ अपना आधिपत्य भी जमाए और यहाँ पे शासन भी किए। तो इसके क्रम को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया है दोस्तों। और ट्रिक है इज इट पीके। इसके माध्यम से आप लोग इसके क्रम को याद रख सकते हैं। पीके मूवी सभी ने देखा होगा, जिसमें आमिर खान को बोला जाता है पीके है क्या। इसका इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इज इट पीके, यानी आई से इंडो ग्रीक, यस से शक, पी से पार्थियन और के से कुषाण। इस प्रकार इसके क्रम को हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ ईट को मैंने ऐसे ही रिलेशन बनाने के लिए ले लिया है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राजवंशों का यहाँ पे उदय हुआ, लेकिन वे जो थे उतना शक्तिशाली नहीं थे। इसका लाभ उठाते हुए कई विदेशी मध्य एशिया से भारत आए थे। तो विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वह है इंडो ग्रीक, यूनानी, जैसे कि अभी हम लोग फिलहाल देखें शक, पार्थियन और कुषाण, इसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इंडो ग्रीक यानी इंडो यूनानी के बारे में देखेंगे। मृत्युतर काल में इंडो ग्रीक बैक्टीरिया जो हिंद कुश पर्वत के पश्चिम से भारत आए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन जो था आपका डेमेट्रियस था। कौन था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक जो था डेमेट्रियस था, जो यवन के थे। डेमेट्रियस ने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद डेमेट्रियस वंश के दूसरे शासक मिनांडर ने भारत पर हमला किया। ये काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ था। डेमेट्रियस वंश की राजधानी जो था साकाल था। इसको हम लोग याद रखने के लिए कि किन शासकों ने सबसे पहले हमला किया था, तो इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है कि भारत पर डीएम साहब ने हमला किया। और ये किसके शासनकाल में किया था, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डीएम साहब ने भारत पर हमला किया था। तो डी से डेमेट्रियस और एम से मिनांडर। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं इनके शासनकाल में के बारे में। डेमेट्रियस कुछ खास विशेष कर नहीं पाए थे और पुष्यमित्र शुंग द्वारा हरा दिए गए थे। पुष्यमित्र शुंग को कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। अब हम लोग मिनांडर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनांडर डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। पिछला वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में देखे थे। मिलिंद किसे कहा गया है, डेमेट्रियस को। डेमेट्रियस वंश के दूसरे शासक मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था, परंतु वह क्या हार गया था। मिनांडर एक बौद्ध भिक्षु नागसेन से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और सिंहासन का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्व में मिनांडर
का उल्लेख है मीनांडर के बारे में, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद का जो उल्लेख है वह किस में है? मिलिंद पन्नों में। अब देखते हैं हम लोग कि इस आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। राजत्व का द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन इस आक्रमण के बाद से ही हुआ है। यानी राजा को जो है देवीय रूप माना जाता था, एक देवताओं का रूप माना जाता था। वो माना जाता था जैसा कि वह भगवान के रूप में धरती पे आए हैं। भारत में ज्योतिष कला का विकास जो हुआ इसी काल में हुआ है। हम लोगों ने ऋग वैदिक काल में भी कुछ देखे थे कि ज्योतिष कला का विकास हुआ है, लेकिन आगे चल के ये और भी कारगर सिद्ध हुआ। भारतीय रंगमंच में अवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ इसी काल से, इसी आक्रमण के बाद से देखा गया है। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने पे लिखित सिक्के चलवाए थे, और मुद्राओं पे राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन इस आक्रमण के बाद से ही शुरू हुआ था। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास इसी आक्रमण के बाद से शुरू हुआ। कई यूनानी राजाओं में भारतीय धर्म को अपनाया। कई यूनानी राजा ऐसे थे जो यहाँ के धर्म थे उसको स्वीकार किया। तपस्या या योग क्रियाओं में यूनानी ने जो है भारतीयों से कुछ सीखा और भारतीय धर्म को स्वीकार किया, अपनाया। अब हम लोग आगे देखेंगे शक आक्रमण के बारे में। शक जो भारत आए थे, प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति थे। कहाँ के जनजाति थे? मध्य एशिया के एक जनजाति थे जो बोलन दर्रे से भारत आए थे। तो इसको याद रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि जो शक करता है वह बहुत बोलता है। यानी शक करने वाला आदमी क्या करता है? बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। शक राजाओं को क्षत्रप भी बोला जाता है। शक राजाओं को क्या बोला जाता था? क्षत्रप। यानी जो इसको हम लोग एक ट्रिक से जोड़ सकते हैं, जैसे जो शक करता है उन्हें वो 6 तरफ देखता है, एक तरफ नहीं देखता है, चारों दिशाओं में वो देखते हैं। यानी 6 तरफ देखता है। जो शक करता है उनका ध्यान एक तरफ रहता नहीं है, बाएं दाएं ऊपर नीचे हर जगह रहता है, यानी 6 तरफ देखता है। शक जो थे एक जनजातीय समाज के थे, इसलिए वह एक जगह नहीं बस के बहुत जगहों पे राज किए, यानी अपनी विभिन्न शाखाएं खोले। तो इसमें उनके जो शाखाएं थे वह कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक थे। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वह ट्रिक है खत्म ऊन। इसके माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। ख से कंधार याद रखिएगा, त से तक्षशिला, म से मथुरा, उ से उज्जैन और न से नासिक। इस प्रकार हम लोग इसके क्रम को याद रख सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे। कंधार के बारे में इतिहास में कुछ विशेष व्याख्या नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले तक्षशिला से शुरुआत करेंगे। तक्षशिला। तो तक्षशिला का पहला जो शासक था वह है मोगा, जिसे माउस भी बोला जाता है। तक्षशिला के शासकों में सबसे प्रमुख शासक था, उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि तक्षशिला का पहला शासक कौन था? मोगा यानी माउस। इसको अगर याद नहीं रहता है तो इसका याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जिसे शिला को हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा बड़ा चट्टान है, यानी बड़े बड़े चट्टानों को शिला बोलते हैं। तो शिला में कौन घुसता है? माउस घुसता है, यानी चूहा घुसता है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि शिला में कौन घुसता है? माउस घुसता है। इसको इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग मथुरा के बारे में देखेंगे। मथुरा के राजाओं के बारे में इतिहास से हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है कि वहाँ पे किसका शासन था।
तो बस यही पता चला है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा विक्रमसेन था, जिसने मथुरा के शक शासक को पराजित करके अपना आधिपत्य ग्रहण किया था, जिसे विक्रमादित्य का उपाधि भी दिया गया था। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य के समान प्रतापी राजा। इस विजय उपलक्ष्य के लिए 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत हुआ था, जो आज नेपाल में प्रचलित है। तो यहाँ कुछ विशेष जानकारियाँ हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना देखना है कि परीक्षाओं में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विक्रम संवत यानी शक संवत की शुरुआत कब से हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक याद रख सकते हैं कि विक्रमादित्य का उपाधि किस राजा ने धारण किया था, तो विक्रमसेन। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मेरा बन रहा है। आगे हम लोग नासिक के शक शाखा के बारे में देखेंगे। तो नासिक शाखा के जो पहला शक शासन थे वह थे नाहपान। न से नासिक, न से नाहपान, इस तरह से हम लोग को रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। यह नासिक शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नाहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीन लिया था, परंतु सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था। पिछला वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखे थे, डिटेल से देखे थे सातवाहन वंश के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो शक शासन में नाहपान के बारे में हम लोग को बस इतना याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज आगे हम लोग देखेंगे उज्जैन शाखा के शक शासन के बारे में। तो उज्जैन पर शासन करने वाले शासकों में रुद्रदामन जो था प्रथम शासक थे। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। गुजरात में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, उसका पुनः निर्माण कराया था, यानी कि साफ सुथरा करवाया होगा। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन हमें गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। हमें यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख क्या है? जूनागढ़ का अभिलेख है। इसे याद रखना है दोस्तों, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख क्या है? जूनागढ़ का अभिलेख है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं कि एक कोई जानू है। जानू आप लोग तो जानते होंगे जानू कौन है। तो एक कोई जानू है जो संस्कृत में बात करती है, इसको याद रख सकते हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया था। तो यहाँ हम लोग का शक शासक समाप्त हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पहलव यानी पार्थियन वंश के बारे में। तो पहलव जो थे मध्य एशिया में ईरान से आए थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसके संस्थापक जो थे मिथ्रेडेटस था। सर्वाधिक शक्तिशाली इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो थे गोंडो फर्निज थे। इस साम्राज्य का अंत किसके द्वारा किया गया? कुषाणों द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने इस वंश के इसके बारे रिलेटेड परीक्षाओं में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग एक क्रम से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको देख लेना जरूरी है। हो सके आप लोग को कोई क्वेश्चन कभी अब बन जाए तो याद रख लेना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग कुषाण वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कुषाण वंश से परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न रहते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। कुषाण जो है मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी चीन से खदेड़े जाने के बाद इन्होंने भारत पर हमला किया था। कुषाण वंश में 5 महत्वपूर्ण राजा हुए, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो कौन कौन राजा थे? पहला जो थे कुजुल कड़फिसेस थे, वीम कड़फिसेस,
उसके बाद कनिष्क, उसके बाद हुविस्क, उसके बाद वासुदेव। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक का निर्माण किया है। कवक है वासु। क्या है? कवक है वासु। क से कुजुल कटफिशेस, व से वीम कटफिशेस, क से फिर कनिष्क, है से हुविस्क और वासु से वासुदेव। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं। कुजुल कटफिशेस, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखना है कि कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजुल कटफिशेस था। वीम कटफिशेस भारत के कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह शैव मतानुयायी के थे। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी, यानी शिव भगवान के मानने वाले थे। कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती है। अब हम लोग कनिष्क वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत का प्रारंभ किया था। विक्रम संवत का प्रारंभ पिछला यही वीडियो में हम लोग देखें कि किसने शुरू किया था। तो कनिष्क के प्रथम राजधानी जो थी कहाँ थी? पेशावर, जिसे पुरुषपुर, और दूसरा राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी थे। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी बोला जाता था। ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य है, हमें याद रख लेना है। कनिष्क को क्या बोला जाता था? द्वितीय अशोक भी बोला जाता था। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। कनिष्क ने चीन से रोम के लिए आने जाने की जो सिल्क मार्ग था अपने नियंत्रण में ले लिया था, और सर्वाधिक युद्ध शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में ही जारी हुए थे। सिल्क मार्ग अपने नियंत्रण में लेने के बाद वहां से वे काफ़ी धन अर्जित किए। कारण है कि उस मार्ग से जो भी व्यापार होते थे उससे वो क्या करते थे? टैक्स वसूलता था, यानी कि उस रास्ते से व्यापार करने के लिए कुछ मुद्राएं या कुछ पैसे वसूलते थे। कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान थे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला विद्वान अश्वघोष, यह कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा है। इसके अलावा इसने सुंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना किया है। कनिष्क के दरबार के और कुछ विद्वान जैसे नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से। नागार्जुन के बारे में जो ये तथ्य हैं, इसने क्या किया था? शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, और इसे भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। वसुमित्र एक प्रसिद्ध बुद्ध आचार्य थे जिन्होंने महाविभास शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। चरक के बारे में हम लोग परिचित हैं कि एक आयुर्वेदा आचार्य थे। इन्हें चरक संहिता चिकित्सा नामक एक ग्रंथ की रचना किया है। मौर्योत्तर काल कनिष्क के बाद के शासन जो हैं हुविस्क है। तो हुविस्क जो थे यह कनिष्क का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसके समय सत्ता का केंद्र जो था मथुरा तक ही सीमित रह गया। उसके बाद
वासुदेव बहुत कमजोर और अयोग्य शासक थे। इन्होंने साम्राज्य को संभालने के बजाय भोग विलास और आंतरिक झगड़ों पर अधिक ध्यान दिया। इस वजह से कुषाण वंश धीरे धीरे पतन हो गया। हमें बस इसमें इतना याद रखना है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के दौरान हुए विदेशी आक्रमणकर्ताओं के बारे में विस्तार से पढ़ें। ज़्यादातर हम लोग देखें कि एक ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने की कोशिश किए। तो आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।